नमस्कार बच्चों, डॉक्टर माधुरी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अनुच्छेद लेखन विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, ये 10वीं कक्षा में रचनात्मक लेखन के अंतर्गत पूछा जाने वाला एक प्रश्न है। यह 5 अंक का प्रश्न है और इसमें आपको 3 या 4 विषय दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा। तो बच्चों, इस अनुच्छेद लेखन वीडियो के अंतर्गत हम परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सूक्ति वाक्य जो आपके अक्सर अनुच्छेद, किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिखना हो तो उसमें कैसे उन सूक्ति वाक्यों का प्रयोग किया जा सकता है, उनका हम वर्णन करेंगे। और साथ ही कुछ उदाहरण स्वरूप भी आपको यहाँ अनुच्छेद लिखकर दिखाए जाएंगे। तो बच्चों, यह अनुच्छेद लेखन का वीडियो केवल 10वीं कक्षा ही नहीं बल्कि सभी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सच में यह अनुच्छेद लेखन का वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए आरंभ करते हैं अनुच्छेद लेखन। बच्चों, अनुच्छेद लेखन जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह रचनात्मक लेखन का एक रूप है और इसको लिखते समय हमें कुछ बातों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी पेपर चेक करती हूँ या बच्चों को कक्षा में पढ़ाती हूँ तो उस समय मैं क्या देखती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि वो विषय को समझे बिना ही लिखते हैं। और जब लिखते हैं तो उसमें वो रिपीटिशन बहुत होता है, एक ही पंक्ति को बार बार रिपीट करते हैं और साथ ही उनकी भाषा जो है उसका स्तर वो 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा के अनुसार नहीं होता है। तो एक सिंपल सा कह देना कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसका उपयोग करना चाहिए, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और समय पर किया गया काम बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह के आप वाक्य लिखेंगे तो ये तो एक छोटा बच्चा भी लिख लेता है। तो आपको किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कितने और शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए आपको अनुच्छेद लेखन करना चाहिए और अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद लेखन में सबसे पहले प्रश्न पत्र में दिए गए विषयों को आप ध्यान से पढ़िए। आपको प्रश्न पत्र में जितने भी विषय दिए गए हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो भी विषय दिए गए हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए। उसके पश्चात उनमें से उस विषय को लिखने के लिए चुनिए जिस पर आप सबसे अच्छा लिख सकते हैं। फिर बच्चों, जो भी विषय आपको दिए गए हैं उनमें आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा विषय है जिस पर आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं या जिस पर लिखने के लिए आपके पास बहुत सारा मटेरियल है या जिसमें आप अपनी कल्पना का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अपनी इमेजिनेशन का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस विषय को आप चुनिए। और बच्चों, कई बार विषय ऐसे होते हैं जो आपके पाठ्यक्रम पर निर्धारित पाठ्यों पर आधारित होते हैं, जैसे पाठों पर आधारित होते हैं। जैसे कि आपने अपने पाठ्य पुस्तक में पाठ पढ़ा है, 10वीं कक्षा की मैं यह बात कर रही हूँ कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ आपने पढ़ा, तो उसके आधार पर आपसे प्रदूषण के बारे में पूछा जा सकता है या ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो पूछा जा सकता है और उसके प्रभाव क्या है, इन चीज़ों पर आप बातचीत कर सकते हैं। या आज के समय में मनुष्य किस तरह का व्यवहार रखने लगा है, इस तरह से पूछा जाता है, तो आप उस पाठ को ध्यान में रखकर उदाहरण लिख सकते हैं। तो यह डिपेंड करता है कि आपने पाठों को भी कितनी अच्छी तरह से पढ़ा है। तो जो पाठ आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको तुरंत विषय देखकर समझ में आ जाएगा कि इसके अंतर्गत मैं किस पाठ के उदाहरण को डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ। तो आप सबसे पहले प्रश्न पत्र में दिए गए विषयों को ध्यान से पढ़िए, फिर उसके पश्चात उनमें से उस विषय को लिखने के लिए चुनिए जिस पर आप सबसे अच्छा लिख सकते हैं। फिर विषय संबंधी सभी मूल बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। बच्चों, विषय के साथ साथ आपको कुछ उप विषय या उसके मूल बिंदु भी दिए जाते हैं, तो उन बिंदुओं को आपने ध्यान से पढ़ना है और ये ध्यान रखना है कि उन बिंदुओं को आपने अलग अलग पैराग्राफ में नहीं लिखना है, क्योंकि ये अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लेखन यानी एक ही अनुच्छेद के अंतर्गत आपको सभी उप विषयों को स्पष्ट करना है, यानी आपने एक ही पैराग्राफ के अंदर सभी बातें लिखनी हैं। तो विषय संबंधी सभी मूल बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। अनुच्छेद लिखते समय सभी मूल बिंदुओं को एक ही अनुच्छेद में लिखना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि जहां आप अनुच्छेद बदल देंगे, पैराग्राफ बदल देंगे, तो फिर वह अनुच्छेद लेखन का फॉर्मेट नहीं रहेगा, तो उसमें आपके अंक कट सकते हैं। शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी बिंदुओं को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए और शब्द सीमा का ज़रूर ध्यान रखना है। लेकिन हाँ बच्चों, आप लोगों के अक्सर प्रश्न होते हैं कि मैम कितने शब्द हैं, मैम क्या शब्दों को गिनना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, आप शब्द को गिनिए मत।
आप शब्द सीमा यानी आपका अनुच्छेद लेखन है तो आपकी जो उत्तर पुस्तिका होती है उसका 1 से 1.5 पेज काफ़ी होता है। यानी 1 से 1.5 पेज में आपने जो भी लिखा है बस ये ध्यान रखना है कि वो रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, दोहराव नहीं होना चाहिए। कहीं आप एक ही बात को बार बार दोहरा करके अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं और कहते हैं 1.5 पेज हो गया तो वह गलत होगा। आपने हर बिंदु को स्पष्ट करना है और कोशिश कीजिए उसमें सूक्ति वाक्य डालिए, उसमें उदाहरण लिखिए और उदाहरण देकर के अपनी बात को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि कोई भी बात तब तक प्रमाणित नहीं मानी जाती जब तक उसको आप उदाहरण से या प्रूफ से, प्रमाण से सिद्ध नहीं कर देते हैं। तो जो भी आप लिख रहे हैं उसको सिद्ध करने के लिए उदाहरण ज़रूर डालिए, तो इससे आपका अनुच्छेद जो है वो औरों से हटकर होगा, प्रभावशाली होगा। पुनरावृत्ति से बचिए और भाषा सीधी, सरल एवं सहज होनी चाहिए। भाषा सीधी, सरल एवं सहज। कुछ बच्चों का ये मानना होता है या उनकी सोच होती है कि जितने हम कठिन शब्दों का, साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करेंगे उतना ही हमारा उत्तर ज़्यादा प्रभावशाली होगा, हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपकी भाषा नेचुरली, स्वाभाविक तौर पर आप साहित्यिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपकी भाषा में वो साहित्यिक शब्द अपने आप आ रहे हैं, तब तो वह सुंदर भाषा कहलाएगी। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती ठूंस ठूंस के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिनके अर्थ भी आपको नहीं पता है, तो वह आपकी भाषा को खराब कर सकती है, आपके अंक कटवा सकती है, आपका उत्तर जो है वो स्पष्ट नहीं होगा। तो इसलिए आपकी भाषा सीधी, सरल एवं सहज होनी चाहिए। मतलब जो शब्द आपको समझ में आते हैं, स्वयं समझ में आते हैं, जिनके अर्थ आपको पता है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग आप कीजिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आपको अनुच्छेद लेखन के समय ध्यान में रखना है बच्चों। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे कुछ विषयों पर चर्चा कर लेते हैं, जो विषय अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको उदाहरण के तौर पे समझाए जा रहे हैं, विषय दिए जा रहे हैं। आपने केवल इन्हीं विषयों पर ही स्टिक नहीं रहना है। आप समझे कि ये हमें बताए गए हैं तो यही विषय करने, ऐसा नहीं है। आपने इन विषयों को तो करना ही है, लेकिन ये जस्ट उदाहरण के तौर पर है। इसके साथ आप अपनी कल्पना शक्ति का विस्तार कीजिए और भी विषयों पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो हम कुछ महत्वपूर्ण विषय देख लेते हैं। अब जैसे बच्चों, पहला है कोरोना वायरस। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि 2 साल 2.5 साल हमारे इस कोरोना वायरस ने खा लिए। यानी इस वायरस की वजह से 2 साल 2.5 साल जो हम लोगों ने घरों में बिताए, एक दूसरे से कट ऑफ हो गए और किस तरह से कुछ लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया। तो यह एक विषय जो है इस समय परीक्षा का महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरता है। तो कोरोना वायरस, इसमें कई मुख्य बिंदु पूछे जा सकते हैं। कुछ हमने उदाहरण के तौर पर दिए, जैसे कोरोना वायरस का संक्रमण। तो आपको यहाँ बताना है कि कोरोना वायरस क्या है, संक्रमण क्या है। संक्रमण यानी फैलने वाला, संक्रमित होने वाला, कम्युनिकेटिव। तो ये कोरोना वायरस का संक्रमण पहला बिंदु है। फिर है लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव। यानी आप सबको पता है कोरोना के दौरान लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए, यानी उससे क्या क्या लाभ हुआ लोगों को, क्या पॉजिटिव हमें देखने को मिला, और फिर बचाव के उपाय। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। आगे हमने इस पर विस्तार रूप में चर्चा भी की है, इस पर लिखा भी है उदाहरण के रूप में। तो आप देखिएगा, अभी मैं यहाँ सिर्फ विषय बता रही हूँ। तो एक कोरोना वायरस विषय हो सकता है। दूसरा है, याद आता है विद्यालय का प्रांगण। यानी आप 10-12 साल अपने विद्यालय में बिताते हैं और उसके बाद फिर कॉलेज की ओर चले जाते हैं। तो विद्यालय का प्रांगण, या आप में से कोई बच्चा है जो बीच में ही स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में चला जाता है, कुछ उसकी मजबूरियां होती हैं या कुछ पेरेंट्स के ट्रांसफ़र की वजह से भी उन्हें स्कूल बदलना पड़ता है, तो उस समय अपने यार दोस्त याद आते हैं, विद्यालय याद आते हैं। तो विद्यालय का प्रांगण मतलब विद्यालय का एक तरह से जो मैदान है, जो विद्यालय प्रेमिसेस है, वो याद आता है। तो उसके अंतर्गत क्या क्या बिंदु हैं? विद्यालय की मस्ती, कि आप विद्यालय में रहते थे तो किस तरह से दोस्तों के साथ मस्ती करते थे, मित्रों का साथ, कक्षा की पढ़ाई, ये सब। अब विद्यालय की मस्ती क्या है? दोस्तों के साथ भी, पढ़ते वक्त भी आप किस तरह से एंजॉय करते थे पढ़ाई को, तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। ये आपका अपना विचार हो सकता है, हर विद्यार्थी का एक अपना इसमें विचार हो सकता है। अपनी मस्ती, अपनी तरह की मस्ती हो सकती है, अपने तरह के मित्र हो सकते हैं, पढ़ाई का तरीका अपना हो सकता है। तो ये सबका इंडिविजुअल हो सकता है। फिर है संघर्ष की परिणति विजय। अब ये है
अब इसका अर्थ समझिए बच्चों, संघर्ष की परिणति विजय, यानी संघर्ष का अंजाम क्या होता है? विजय प्राप्त करना। कि जब आप किसी चीज के लिए संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो उसका जब हमें परिणाम यानी उसका जब रिजल्ट मिलता है तो विजय के रूप में, जीत के रूप में विजय मिलता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? संघर्ष की परिणति विजय, यानी इस टॉपिक का अर्थ है कि एक तरह से परिश्रम और एक तरह से मेहनत, संघर्ष यानी डरना नहीं चाहिए किसी चीज़ से। तो ये जो है इसका विषय है। तो इस विषय को ध्यान में रखकर फिर आप लिखिए कि परिश्रम क्या होता है, संघर्ष क्या होता है, मेहनत क्या होती है, उसके बारे में। अब इसमें आपको मुख्य बिंदु दिए हैं संघर्षशील जीवन, कि संघर्षशील जीवन क्या होता है, यानी जो जीवन संघर्ष से भरा हो और उसमें भी आगे बढ़ते चले जाएं। तो बच्चों इसमें आप आत्मत्राण कविता का भी उदाहरण दे सकते हैं। इसमें आप और भी कहीं 12th के बच्चे हैं तो वो जूझ पाठ पढ़ा है होगा उन्होंने अपने 12th में, तो उसका उदाहरण दे सकते हैं कि कैसे जूझ पाठ में एक बच्चा जो है पढ़ने के लिए संघर्ष करता है, उसको वह पढ़ना चाहता है लेकिन उसको समय नहीं मिलता, उसको मौका नहीं मिलता पढ़ने का। तो किस तरह से वो कैसे कैसे मतलब अपनी तरफ से मौके ढूंढता है पढ़ने के लिए, और अंत में वो पढ़ने की उसको परमिशन मिल जाती है, वो पढ़ाई करता है। तो संघर्षशील जीवन क्या होता है? चुनौती और संघर्ष, और क्योंकि संघर्षशील जीवन है तो उसमें किस तरह की चुनौतियां आती है, चैलेंजेस आते हैं, फिर उन चैलेंजेस से कैसे आप फेस टू फेस होते हो, कैसे आप उन चैलेंजेस का सामना करते हो, तो वो बताना है। विजय की खुशी, और जब उसके पश्चात इतने चैलेंजेस के बाद, इतना स्ट्रगल के बाद जब विजय प्राप्त होती है तो कैसी खुशी होती है। तो इसमें आप उन लोगों के उदाहरण भी दे सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में संघर्षपूर्ण जीवन जिया और संघर्ष करके विजय प्राप्त की। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हो गया। फिर हम नेक्स्ट विषय देख लेते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। जो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, किस तरह से ये होता है, इसका क्या क्या प्रभाव दुष्प्रभाव होता है। अब इसमें जो बिंदु दे रखे हैं वो है धरती पर बढ़ता तापमान, तो आपको बताना है कि कैसे बढ़ता है तापमान, कैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है। फिर बदलता मौसम, उसके क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं। फिर इस समस्या के कारण, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण क्या है, किस वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग होती है। और फिर समाधान, फिर आपने उसका समाधान भी देना है कि कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आपको इस विषय पर तैयारी करके जाना चाहिए परीक्षा के लिए। तो बच्चों इस पर भी हमने आगे चर्चा की है, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक बस देखते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपके 5 अंक आपको पूरी तरह से दिलवा सकता है, तो इसलिए जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। दूसरा टॉपिक है हमारा परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा। इस तरह के विषय भी पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो परीक्षा से पहले, ये कुछ बच्चे होते हैं परीक्षा से पहले एकदम घबरा जाते हैं, नम पड़ जाते हैं, उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। कुछ होते हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं पेपर के लिए, परीक्षा के लिए, और कुछ होते हैं जो ओवर एक्साइटेड होते हैं और ओवर एक्साइटमेंट में गलत कर जाते हैं। तो परीक्षा से पहली मेरी मनोदशा, यानी ये प्रत्येक विद्यार्थी की अलग हो सकती है। तो इसमें आप जो भी लिखेंगे वो आपका अपना उत्तर होगा, और इसमें अपनी मनोदशा को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण जरूर दीजिए कि किसी परीक्षा के दौरान आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि आप परीक्षा नहीं दे पाए, या परीक्षा अच्छी नहीं हुई, जैसा आप देना चाहते थे वैसे नहीं दे पाए, या बहुत अच्छी हुई। इस तरह से जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो उसको ज़रूर यहाँ पर चर्चा कीजिए। तो इसमें मुख्य बिंदु है परीक्षा नाम से भय, कि परीक्षा सुनते ही जो भय उत्पन्न होता है उस समय आपकी स्थिति कैसी होती है। फिर है पर्याप्त तैयारी, यानी पर्याप्त तैयारी आपकी है। परीक्षा से भय तो लगता है लेकिन फिर भी आपने पूरी तरह से तैयारी की हुई है, तो किस तरह से आपने तैयारी की, रात भर जाग कर की, कुछ समय की। कुछ लोग होते हैं कम समय पढ़ करके भी पूरी तैयारी कर लेते हैं, कुछ होते हैं रात भर जागते हैं फिर भी उनकी तैयारी नहीं हो पाती। तो इस तरह से इसमें आपने अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताना है। फिर है प्रश्न पत्र देखकर भय दूर हुआ, और जब प्रश्न पत्र सामने आया तो जब परीक्षा से पहले मनोदशा थी कि हाय कैसा प्रश्न आएगा, हाय कैसे पेपर बनेगा, क्या पूछा जाएगा, हाय जो हमने याद किया है कहीं वो नहीं आया तो क्या होगा। तो उस तरह की जो मनोदशा थी, मन की दशा थी, वो पेपर देखकर, प्रश्न पत्र देखकर पूरी तरह एकदम साधारण हो गई। यानी कुछ लोगों को बहुत खुशी होती है पेपर देख करके कि वाह हमारा पढ़ा हुआ पेपर आ गया, और जिनका पढ़ा हुआ नहीं हो उनको दुख होता है, उनको डर लगता है। लेकिन यहाँ पर है प्रश्न पत्र देखकर भय दूर हुआ, तो आपको यहाँ बताना है कि प्रश्न पत्र आपके अनुकूल आया, आपने जैसा याद किया था, जैसे आपकी तैयारी थी उसके अनुसार प्रश्न पत्र आया, तो उसको देखकर कैसे आपका भय दूर हो गया और कैसे आपने परीक्षा अपने बहुत अच्छी तरह से पूर्ण की, प्रश्न पत्र पूर्ण किया।
फिर है कमर तोड़ महंगाई। अब महंगाई किस तरह से, कमर तोड़ यानी कमर टूट जाना, यानी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक आम आदमी की कमर टूट गई है। मतलब कमर टूटने का मतलब है एक तरह से सहारा छिन जाना, सहायता ना मिलना। तो बढ़ती महंगाई बताना है पहले तो आपको कि महंगाई कैसे बढ़ती जा रही है, किन किन क्षेत्रों में बढ़ रही है। मतलब किचन के लिए जैसे गैस सिलेंडर, उसकी जो हमारी गैस है उसका कैसे रेट बढ़ता जा रहा है। फिर इधर पेट्रोल का कैसे बढ़ता जा रहा है, डीजल पेट्रोल कैसा बढ़ता जा रहा है, विद्यालय की फीस बढ़ती जा रही है, सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हर चीज़ में मतलब आपको महंगाई, बढ़ती महंगाई बतानी है। उसके बाद कारण, कि महंगाई बढ़ने के कारण क्या हैं, तो आप उन कारणों पर चर्चा करेंगे कि आप ये सब विषय किस लिए हैं। ये इसलिए ताकि एग्जामिनर ये देख सके कि विद्यार्थी कितने अपने आसपास के वातावरण से, जनजीवन से परिचित हैं। क्योंकि आपको सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेना है, आपको अपने आसपास का अनुभव, जैसा कि बड़े भाई साहब में आपने देखा है कि जीवन का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ये विषय आपको जीवन से जोड़ने वाले विषय हैं। तो आपको जीवन का अनुभव होना चाहिए, अपने आसपास क्या हो रहा है उसका ज्ञान होना चाहिए। तो कारण आपको पता होने चाहिए कि महंगाई बढ़ने के क्या कारण हैं, वो बताने आपने। उसके बाद मुक्ति के उपाय, कि इस महंगाई से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह से हम अपनी योजनाएं, नीति लागू करें, या हम ऐसा उद्यम करें, मेहनत करें, परिश्रम करें कि हमारी महंगाई कम हो जाए और सब लोग, एक आम व्यक्ति भी एक सुखद जीवन जी सके। तो ये महत्वपूर्ण विषय हैं बच्चों। ये विषय ऐसे हैं जिन पर आपको तैयारी करके जाना चाहिए। फिर है महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा। अब महानगर यानी जैसे दिल्ली है, मद्रास, मुंबई, कोलकाता, ये सारे महानगर जो हैं यानी बड़े बड़े शहर, उनमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो बातचीत होती है। तो महानगरों की समस्या और सुरक्षा की स्थिति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी आपने रिसेंटली नए साल पे जो एक बहुत ही ज़्यादा कांझा वाला केस जो आप सुन रहे हो दिल्ली का, कि किस तरह से मतलब गाड़ी के नीचे एक महिला को 14 किलोमीटर तक घसीटते ले गए। तो वो महिलाओं की सुरक्षा, असुरक्षा, इस संबंध में आप ये उदाहरण इस तरह से दे सकते हैं। तो महानगरों की समस्या और सुरक्षा की स्थिति, इसके बारे में आप डालेंगे। पहला बिंदु ये है। फिर महिलाओं की असुरक्षा, महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं इन महानगरों में, और कैसे कैसे असुरक्षित हैं। मतलब अगर वो कैब लेती हैं तो उसमें भी असुरक्षा बनी हुई है। अगर वो घर से बाहर निकलती हैं तो घर वाले भी डरे होते हैं, पता नहीं बेटी टाइम पे घर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो वो असुरक्षा के बारे में आपको बताना है। और फिर कारण, प्रभाव और समाधान। फिर उसका कारण कि ये असुरक्षा क्यों महसूस करती हैं महिलाएं, क्यों उनके साथ इस तरह से ऐसा हो रहा है, उसका कारण। फिर उसका प्रभाव कि वो समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब हमारे समाज की एक महिला असुरक्षित होती है या उसके साथ कुछ दुर्घटना घटित होती है तो उसका पूरे समाज पर कैसा प्रभाव पड़ता है। और फिर उसका समाधान। तो ये महत्वपूर्ण विषय है। फिर है मित्र की परख संकट में। ये इससे पता चलता है सच्ची मित्रता क्या होती है। तो अब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि मित्र की परख संकट में होती है, यानी जब आप संकट में हैं, दुख में हैं, दुख की घड़ी आपके जीवन में आई हुई है, दुख की स्थिति है, उस समय मित्र की पहचान होती है कि मेरा सच्चा मित्र है कि नहीं। तो मित्र की परख संकट में, इसका मतलब क्या है, सच्चे मित्र के बारे में आपको बताना है। तो मित्रता का महत्व बताना है पहले तो, कि जीवन में मित्र क्यों होने चाहिए, मित्रता का क्या महत्व है वो बताइए। फिर अच्छे मित्र, बुरे मित्र की पहचान, आप किसे अच्छा मित्र कहेंगे, किसे बुरा मित्र कहेंगे, उसकी पहचान, यानी कि आपको अच्छे मित्र और बुरे मित्र के अच्छे बुरे पॉइंट्स बताने हैं कि इन वजह से ये अच्छा मित्र है, इन वजह से बुरा मित्र है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये इनके बारे में बताना है। फिर है मित्रता सौभाग्य से, कि सच्ची मित्रता भी जो होती है वो सबको नहीं प्राप्त होती है। सब इतने खुशकिस्मत नहीं होते कि उन्हें सुदामा कृष्ण जैसी दोस्ती प्राप्त हो। तो यहाँ पर आप उदाहरण दे सकते हैं, सच्चा मित्र है जैसे सुदामा कृष्ण की मित्रता, वो सच्ची मित्रता है। तो इस तरह से आप उदाहरण देकर अपने अनुच्छेद को प्रभावशाली बना सकते हैं। फिर है समय का महत्व, वेरी इंपॉर्टेंट। अब समय का महत्व विद्यार्थी जीवन में बहुत होता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन ही ऐसा जीवन है जब वो समय को यूटिलाइज करके, पूरी तरह से समय का नियोजन करके अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो वैसे तो समय का सभी के जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि जो समय को खो देगा फिर समय उसको भी खो देगा। तो इसलिए समय का तो हम सभी को अपने जीवन में महत्व बनाए रखना चाहिए।
अब है समय का महत्व क्या है वो बताना है आपको, फिर समय नियोजन कैसे कर सकते हैं, यानी आप अपने समय को नियोजित यानी टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो उसके बारे में बताइए, और समय गंवाने की हानियाँ यानी समय जब आप नष्ट करते हो तो उसका क्या क्या नुकसान आपको जीवन में उठाना पड़ता है। तो ये तो समय का महत्व एक विषय है, उस पर किसी भी तरह के पॉइंट्स दे सकते हैं, उनको आपने स्पष्ट करना होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपको काम करना चाहिए। नेक्स्ट है महानगरीय जीवन। अब महानगरीय जीवन जैसे मैंने बताया, बड़े बड़े शहरों का जीवन कैसा होता है। तो गांव का जीवन एक अलग तरह का होता है, जहाँ पर बड़ा भोलापन होता है, कोई एक दूसरे से कंपटीशन नहीं होता है, सब मिलजुल कर रहते हैं, सारे त्यौहार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। लेकिन शहर का जीवन कैसा है, महानगरीय जीवन मतलब शहरी जीवन। तो शहरी जीवन कैसा है, तो उसमें पहला पॉइंट है विकास की अंधी दौड़, कि यहाँ पर क्या होता है शहर में, विकास, एक दूसरे से आगे बढ़ने की अंधी दौड़। तो यहाँ पर आप 10th क्लास के बच्चे जो हैं वो, आप लोगों ने झेन की देन चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने देखा है कि कैसे जापानी जो हैं वो अमेरिका से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हैं। एक महीने के काम को, एक दिन के काम को, महीने के काम को एक दिन में करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से वो अपने दिमाग में स्पीड का इंजन लगाकर चलते हैं और फिर मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। उसका उदाहरण यहाँ दे सकते हैं कि महानगरीय जीवन भी ठीक इसी प्रकार का है। यहाँ एक दूसरे के साथ बोलने का वक्त ही नहीं है किसी के पास, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन चल रहा है, अंधी दौड़, विकास की अंधी दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, संबंधों का ह्रास का मतलब होता है कि संबंध टूट रहे हैं, जो आपसी संबंध है वो टूट रहे हैं, क्योंकि जब आपको किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है, एक दूसरे के सुख दुख को जानने की फुर्सत नहीं है, तो फिर संबंध कहाँ रहेंगे। संबंध तो तभी बनते हैं ना जब आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। यहाँ तक कि महानगरीय जीवन में क्या है, एक परिवार अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहा है, बच्चे परिवार को नहीं समझ पा रहे हैं, और संयुक्त परिवार से एकल परिवार होता चला जा रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं एक और विषय पर भी चर्चा कर रही हूँ कि महानगरीय जीवन का एक तो दुष्प्रभाव ये भी है कि हमारे जो बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे वो सिमट कर आ गए छोटे छोटे परिवारों में, और उन छोटे परिवारों में भी क्या है कि जो माता पिता, दो बच्चे जो होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे से मिलकर नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि किसी के पास वक्त ही नहीं है। तो यहाँ पर एक विषय आपका ये भी हो सकता है कि परिवार का महत्व क्या है, परिवार का महत्व, उसमें संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बारे में बताइए, और फिर ये बताइए कि संयुक्त परिवार का कितना महत्व है, क्यों हमें संयुक्त परिवार की आवश्यकता पड़ रही है दोबारा से। पहले के समय हुआ करता था, हमारे दादी नानी के समय में, कि लोग बड़े बड़े मतलब काफ़ी सारे लोग एक ही घर में रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, जिसे कुटुंब कहा जाया करता था। तो उसमें क्या होता था कि चाचा चाची और ताऊ ताई सभी के बच्चे एक साथ मिल कर के रहते थे। इतने सभी लोगों के लिए एक घर में खाना बनता था, एक चूल्हा जलता था, और सारे त्यौहार एक साथ मिलजुल कर मनाए जाते थे, और शादी ब्याह का अवसर हो तो पूरा घर भर चहकता रहता था, बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी, और तरह तरह के पकवान बनते थे। वो संयुक्त परिवार था, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे का दर्द जो है एक दूसरे का दर्द था। ये नहीं कि एक दुखी है तो दूसरा सुखी है और वो अपने सुख में मस्त है, ऐसा नहीं था। वो परिवार कहाँ चला गया है, आज वो सारा परिवार छूटकर आज एकल परिवार में सिमट गए हैं। सब अपने स्वार्थ में इतने लिप्त हो गए हैं कि बड़े बुजुर्गों का अपमान होने लगा है, उन्हें घर से निकालकर वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है। तो ये जो परिवार है, इसके बारे में भी आपको, इस विषय पर भी आपको पढ़कर जाना चाहिए परीक्षा के लिए, कि परिवार का महत्व क्या है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, आज हमें संयुक्त परिवार की आवश्यकता क्यों हो रही है, और क्यों हो रही है। मैं आप ये दे सकते हैं कि जो हमारे एकल परिवार है, यानी जो न्यूक्लियर फैमिली है, वहाँ पर बच्चे जो हैं वो जीवन के आदर्शों से बहुत दूर चलते जा रहा है, क्योंकि उनको समझाने वाला कोई नहीं है, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। और जो दादा दादी किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे, नाना नानी किस्से कहानियाँ सुनाया करते, आज वो किस्से कहानियाँ सुनाने वाला उनके पास कोई नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर 10वीं कक्षा के बच्चे जो हैं टोपी और इफ़न वाली कहानी का उदाहरण दे सकते हैं परिवार में, कि किस तरह से टोपी भी अपने परिवार से पीड़ित होकर, दुखी होकर इफ़न के घर में इफ़न की दादी के पास प्यार ढूंढता है, उनसे कहानियाँ सुनता है। तो इस तरह से परिवार का महत्व पर भी आपको एक विषय तैयार करके जाना चाहिए। तो हम महानगरीय जीवन की बात कर रहे थे। तो महानगरीय जीवन में विकास की अंधी दौड़ है, संबंधों का ह्रास हो रहा है, यानी संबंध आपस में टूटते जा रहे हैं, और दिखावा, हर काम दिखावे के लिए किया जा रहा है। घर को बस लकड़ियों का घर बना देना, यानी फर्नीचर से भर देना, नए नए जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं उनको रख लेना, और ये समझना कि हम बहुत बड़े घर के हैं, हमारा रहन सहन बहुत ऊंचा है। तो ये सिर्फ दिखावा है, यानी महानगरीय जीवन दिखावे पर आकर टिक गया है। तो ये आप
बहुत अच्छा विषय है, इस पर आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। फिर है नारी और नौकरी। हाँ, नारी को हमेशा जो है दुत्कारा जाता रहा है, हमेशा से नारी को जो है एक माना जाता रहा है कि इसको घर के अंदर रहना है, पर्दा प्रथा में उसको रखा जाता था। और ना, क्योंकि कहा जाता था कि ये पुरुष प्रधान समाज है, यानी मैन मेड सोसाइटी है, तो इसमें नारी जो है वो एक समाज का हिस्सा है, लेकिन वो अंदर रह करके ही सारे काम करे, घर के काम करना उसका। लेकिन आज नारी स्वाभिमानी है, आज नारी सेल्फ इंडिपेंडेंट है, स्वावलंबी है, वो अपने काम के लिए बाहर निकल रही है और वो घर और बाहर दोनों को बहुत ही संतुलित तरीके से चला रही है। तो नारी और नौकरी, तो यहाँ पर आप कोटेशन दे सकते हैं, नारी यस्य, यानी वो नारी जिसका कोई शत्रु ना हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी दे सकते हैं, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ, अगर आपको संस्कृत के श्लोक याद नहीं होते हैं या संस्कृत की कोटेशन याद नहीं होती है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है या नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस घर में नारी को सम्मानित किया जाता है वहाँ पर स्वयं देवता निवास करते हैं, तो इसलिए नारी का सम्मान करना चाहिए। तो ये नारी और नौकरी जो है, इसमें दो गुना कार्य मतलब दो गुना अपने से ज़्यादा कार्य करना। तो वो बैलेंस बनाकर जो चलती है कि घर के काम को बाहर के कामों को जो बैलेंस बनाकर चलती है, आपने नारी को कभी थकते नहीं देखा होगा, तो वो आपने यहाँ बताना है। फिर घर और बाहर में संतुलन, सेम चीज़ ऊपर वो बताना है कि किस तरह से वो दोनों में संतुलन बनाती है। आप देखिए हम कितनी जल्दी थक जाते हैं, हम कहते हैं बस अब मैं ये नहीं काम कर सकता, एक समय में दो काम कैसे कर सकता हूँ। तो ये जो बात होती है वो नारी के मुँह से आप कभी नहीं सुनेंगे। वो अगर परेशान भी होगी, थकी भी होगी, तो वो अपनी परेशानी दूसरों से नहीं कहेगी, वो बल्कि पूरे घर को एक सूत्र में बांध कर चलती है। तो आपने यहाँ पर नारी के बारे में बताना है, उसकी नौकरी के बारे में बताना है कि कैसे वो बाहर भी वो जो है अपना 100% देती है। व्यक्तित्व निर्माण में सहायक कार्य, और किस तरह से वो केवल अपने ही व्यक्तित्व निर्माण नहीं बल्कि परिवार के, अपने आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये अच्छा विषय है। फिर है पर्वों का बदलता स्वरूप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। पर्व यानी त्यौहार। आपने देखा कि हमारा भारत जो है एक तरह से पर्वों का देश है, जहाँ पर हर राज्य के अलग पर्व हैं, अलग खान पान है, अलग पहनावा है, एक मतलब तभी तो यहाँ विविधता में एकता वाला देश इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर अब वो पर्वों का स्वरूप, यानी पर्व जो पहले मनाए जाते थे, एक उत्साह उल्लास हुआ करता था, महीने भर से पहले से ही दिवाली के आने की एक खुशी होती थी, घरों में वाइट वॉश होना शुरू हो जाता था, और केवल एक घर में नहीं पूरी गली मोहल्ला जो है वो वाइट वॉश से भर जाता था। चारों ओर खुशियाँ किलकारियाँ होती थी, नए कपड़े पहनाए जाते थे और खूब पकवान बनाए जाते थे। आज वो कैसे सिमट कर रह गए। आज पकवान की जगह चॉकलेट के बॉक्सेस गिफ्ट में दिए जा रहे हैं और क्रॉकरी गिफ्ट में दी जा रही है। तो इस तरह से जो पर्वों का स्वरूप बदल गया है, वो आपने पहले तो उसका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य यानी अर्थ। फिर आपने बताना है परंपरागत तरीके, जैसे मैंने बताया कि पहले त्यौहार किस तरह से उल्लास के साथ सब घर के लोग एक साथ मिलकर करते थे, वो उसके बारे में बताना है। और फिर अब बाज़ार का बढ़ता प्रभाव, कि अब हर चीज़ बाज़ार में उपलब्ध है, आप कुछ भी करने लगे, अरे सब तो बाज़ार में मिल जाता है, क्या घर में बनाना। तो पहले जो घर में एक मिठाइयाँ बनती थी, सारे मिल कर के जो खूब सारी ढेर सारी मिठाइयाँ बनाते थे, केवल अपने घर के लिए नहीं बल्कि गली मोहल्ले में बांटने के लिए बनाते थे, वो अब कहाँ छोटे छोटे डिब्बों में सिमट के आ गया है, यहाँ तक कि सोन पापड़ी में सिमट के रह गया है। तो वो बाज़ार का बढ़ता प्रभाव है। और कुछ लोग दिखावे के लिए महंगे से महंगे गिफ्ट्स लोगों को आदान प्रदान करते हैं। दिवाली के नाम पर 10 दिन पहले से गिफ्ट देना शुरू कर देते कि हमें टाइम नहीं मिलेगा तो अभी दे देते हैं। तो ये जो रूप बदल गया है उसके बारे में बहुत अच्छा लिख सकते हैं आप। तो बच्चों, इस तरह के विषय जब आपको दिए जाएँ तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा विषय कौन सा है जिस पर मैं खूब लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, और तरह तरह के उदाहरण दे सकते हैं। तो उस विषय को चुनिए और फिर उसके जो बिंदु हैं उनको देखिए और फिर उसके आधार पर अपना उत्तर लिखिए। तो चलिए अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। और मैं, क्योंकि ये उदाहरण वीडियो में आपके पास रहेंगे तो मैं थोड़ा जल्दी पढ़ लूँगी इनको, तो आप सुनिएगा ध्यान से और अपने परीक्षा के समय इसको आप रिपीट कर करके देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम समय का महत्व को ले लेते हैं।
जीवन का उद्देश्य लगातार आगे बढ़ना होता है, इसी में सुख है, आनंद है। आगे बढ़ने में जो मदद करता है वह समय कहलाता है। जिस किसी ने भी समय के महत्व को पहचाना है और उसका सदुपयोग किया है वह उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया है। लेकिन जिसने इसका तिरस्कार किया है, समय ने उसे बर्बाद कर दिया है। समय का सदुपयोग ही विकास और सफलता की कुंजी है। मानव जीवन में समय का बहुत महत्व होता है। बीता हुआ समय कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। समय किसी का भी दास नहीं होता है, यानी गुलाम नहीं होता है। समय हमेशा आगे की ओर बढ़ता जाता है, वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। समय से दुनिया का कोई भी व्यक्ति जीत नहीं सकता। समय के महत्व पर एक कहावत भी कही गई है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी वजह से हर बुद्धिमान व्यक्ति समय के महत्व को समझता है। हमारा जीवन समय से जुड़ा हुआ होता है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है केवल वही सभी सुखों को प्राप्त कर पाता है। समय का सदुपयोग व्यक्ति केवल अपना ही भला नहीं करता है, यानी समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति, या करने वाला मिसिंग है, आप देख लीजिएगा। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति केवल अपना ही भला नहीं करता बल्कि अपने परिवार, गांव और राष्ट्र की उन्नति का कारण भी बनता है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह धनवान, बुद्धिमान और बलवान बन सकता है। आज तक जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वे सभी समय के सदुपयोग को जानते थे, इसी वजह से महान कहलाए थे। गांधी जी ने भी बहुत ही सावधानी और बुद्धिमानी से समय का सदुपयोग किया था, इसी वजह से वे महान पुरुष बने थे। महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन अपने बचपन में सब्जी बेचकर पैसे कमाते थे। उनके अध्यापक उन्हें बहुत बुद्धिमान समझते थे। उन्होंने समय के महत्व को समझ लिया था, इसलिए समय को व्यर्थ नहीं गंवाते थे। लेकिन जिसने इसका तिरस्कार किया है, समय ने उसे बर्बाद कर दिया है। अगर समय पर काम नहीं होता है तो समय का सदुपयोग नहीं हो पाता है, जिससे जीवन अभिशाप बन जाता है। जिस किसी ने भी समय के सदुपयोग को समझा है वह उन्नति के शिखर पर पहुंच चुका है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। तो बच्चों, बस ऐसे लिखना है आपको। आप देखिए, उदाहरण भी आ गया, श्लोक भी आ गया, मतलब श्लोक, अगर आपको कविता की पंक्ति भी आ गई है, कहावत की पंक्ति भी आ गई है, तो इस तरह से एक कहावत की पंक्ति, एक कविता की पंक्ति या एक दोहा, उदाहरण कोई भी देकर के आप अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। और कहीं भी आप देखेंगे अनुच्छेद नहीं बदला गया है, यानी एक ही पैराग्राफ में सब लिखा है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब हम समय के महत्व से संबंधित कुछ सूक्ति वाक्य देख लेते हैं, ताकि आप अपनी परीक्षा के लिए उन सूक्ति वाक्यों को याद कर सकें और कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल कर सकें। समय किसी की नहीं सुनता, लेकिन वह अंधा नहीं है, देखता सबको है। तो बच्चों, समय, आप ये सोचो कि हम इस समय, ठीक है, समय गंवा देते हैं, हम काम नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको कोई नहीं देख रहा है। समय आपको देख रहा है, तो समय को गंवाइए नहीं। वक्त बड़ा धारदार होता है जनाब, कट तो जाता है मगर बहुत कुछ काटने के बाद। यानी वक्त जो है वह, अगर आप वक्त को काटेंगे तो वक्त आपको काट देगा, यानी वक्त समय पर आपका साथ नहीं देगा। तो समय का सदुपयोग कीजिए। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि समय पर समझ नहीं होती है और समझ आने पर समय निकल जाता है। इसका अर्थ क्या है कि समय पर किस समय क्या निर्णय लेना है, किस समय क्या बोलना है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये समय और समझ सबको एक साथ नहीं मिलती है। बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जिनको यह कला एक साथ मिलती है, यानी जो सही समय पर सही सोच पाते हैं। तो आप ये देखिए समय के महत्व क्या। फिर एक काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय आएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी का ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है समय को लेकर, जिसमें ये बताया गया है कि कल के काम को आज ही कर लेना चाहिए और आज के काम को तो अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि कल क्या हो जाए, कब प्रलय आ जाए, आपको नहीं पता है। तो इसीलिए आज के समय को कल पर न टालिए, आपके अपने प्रत्येक काम को सही समय पर कीजिए। तो ये समय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुविचार हैं जिनको आप याद कर सकते हैं परीक्षा के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समय का महत्व हमने जाना, बस उसी को विद्यार्थी जीवन से आपने जोड़ना है। यहाँ पर विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व, तो समय के सदुपयोग का बहुत महत्व होता है। अगर समय पर काम नहीं होता है तो समय का सदुपयोग नहीं हो पाता है, जिससे जीवन अभिशाप बन जाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करने की इच्छा रखता है, वह हमेशा अपने जीवन में धनवान, बलवान और विद्वान बनना चाहता है। जब मनुष्य ऐसी इच्छा रखता है तो उसके समय के महत्व को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जिस किसी ने भी समय के सदुपयोग को समझा है वह उन्नति के शिखर पर पहुँच चुका है। बहुत
बहुत से महान पुरुषों ने भी समय के महत्व को समझकर ही सफलता प्राप्त की थी। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है, और जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। गांधी जी ने भी बहुत ही सावधानी और बुद्धिमानी से समय का सदुपयोग किया था, इसी वजह से वे महान पुरुष बने थे। महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन अपने बचपन में सब्जी बेचकर पैसे कमाते थे। उनके अध्यापक उन्हें बहुत बुद्धिमान समझते थे। वे जीवन में कठोर से कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए डटे रहते थे। उन्होंने समय के महत्व को समझ लिया था, इसलिए समय को व्यर्थ नहीं गंवाते थे। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, केवल वही सभी सुखों को प्राप्त कर पाता है। जो व्यक्ति अपने काम को समय पर कर लेता है, उसे कोई भी व्यग्रता यानी बेचैनी नहीं होती। जो व्यक्ति अपने काम को समय पर करता है, वह केवल अपना ही भला नहीं करता, बल्कि अपने परिवार, गांव और राष्ट्र की उन्नति का कारण भी बनता है। विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व होता है। विद्यार्थी जीवन वह समय होता है जब मनुष्य जीवन भर के लिए तैयार होता है। इसीलिए इस अवस्था में उसे समय के महत्व को जानना और उसका उपयोग करना उसके लिए बहुत आवश्यक होता है। छात्र की जीवन रूपी भवन की नींव भी इसी समय पर बनती है। और इसको, ये बच्चों इतना मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोग अगर समय का महत्व पर लिख रहे हैं तो ये ऊपर सारा समय का महत्व है, इसी को आप समय का महत्व में भी डाल सकते हैं। और इससे पहले भी हमने समय को महत्व को जाना है, तो मतलब इस एक विषय से आप 2 विषय पूरी तरह तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से एक बहुत बड़ी पुस्तक को लिखने के लिए एक एक अक्षर लिखना पड़ता है और तब एक पुस्तक लिखी जाती है, इसी तरह विद्यार्थियों को एक एक सेकंड का उपयोग करके इतनी बड़ी किताबों को पढ़ना पड़ता है। केवल तभी वह उसके ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जो छात्र अपनी रोज की पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाता है, उस छात्र को परीक्षा के समय में अपनी पढ़ाई एक विशाल पहाड़ की तरह लगती है। यानी डेली जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसे आप डेली अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपको अपनी परीक्षा के दौरान ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब परीक्षा की तैयारी पूरी नहीं होती है तो वे गलत तरीकों से परीक्षा को उत्तीर्ण करने की कोशिश करते हैं। इन गलत तरीकों से उन्हें असफलता मिलती है और इन कामों से उनका समाज में सिर नीचा हो जाता है। उन्हें बाद में बहुत पछतावा होता है, लेकिन बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। समय का सदुपयोग करने वाला छात्र अपने जीवन में एक सफल नागरिक बन जाता है, लेकिन जो विद्यार्थी समय को बातों में या इधर उधर घूमने फिरने में व्यर्थ करता है, वह अंत में रोता है, पछताता है, लेकिन वह चाह कर भी उस समय को वापस नहीं ला सकता है। अगर हम समय के महत्व को समझकर समय का सदुपयोग करते हैं तो सफलता हमसे कभी भी दूर नहीं होती है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने बचे हुए समय का सदुपयोग करें और अपने राष्ट्र के भविष्य को उन्नति की ओर ले जाएं। हमें हमेशा अपने काम को निश्चित रूप से समय पर पूरा करना चाहिए। हमें हमेशा अपने देश की उन्नति के लिए अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम काम को निश्चित समय पर पूरा करते हैं तो इससे समय भी बच जाता है, जिसका प्रयोग हम समाज के कल्याण के लिए भी कर सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि कभी भी समय व्यर्थ ना हो सके, समय का पूरा उपयोग करना चाहिए और समय के महत्व को समझना चाहिए। तो बच्चों, ये आपको कुछ उदाहरण के तौर पे दिए हैं। आप इसमें से जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। आप इनको अपने शब्दावली में भी लिख सकते हैं। तो ये जस्ट आपके सामने उदाहरण है कि आपको कैसे लिखना चाहिए, और ये आपके लिए शब्द सीमा के हिसाब से बड़ा है तो आप इसको छोटा करके लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला विषय है कोरोना वायरस। इस पर हम देख लेते हैं। कोरोना वायरस, बच्चों ये भी आपके लिए उदाहरण दिए हैं मैंने, तो आप इस पीपीटी को देख लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें आप क्या क्या हमने दिया है कि कोरोना वायरस का संबंध किस परिवार से है, किस वायरस के परिवार से, कैसे ये फैलता है, उसके बाद कैसे हमारे देश में, मतलब देश में क्या पूरे विश्व में ये संक्रमित हुआ, कैसे लोगों को घरों में बंद होना पड़ा, किस तरह से हमें उसका फिर रख रखाव के लिए, बचाव के लिए कैसे घर में किस तरह के हमें प्रबंध करने पड़े, और कैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया, फिर उसके फ़ायदे क्या हुए कि लोगों ने नई नई चीज़ें सीखी, टेक्नोलॉजी सीखी, घर में बैठ कर के कुछ नए नए पकवान बनाने सीखे। तो ये सारा इसके अंतर्गत दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और इसके आधार पर आप अपना कोरोना वायरस विषय पर बहुत अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने यहाँ पर दे दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे विषय, ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित सिद्ध होगा, यानी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा आपको। ठीक है बच्चों, तो ये आप पूरा देख लीजिएगा। ये 2 पेज का 2 स्लाइड का हमने दिया हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हमने अगला विषय जो लिया है वो ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कैसे इससे क्या क्या दुष्प्रभाव होता है, फिर इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इस सारा इसमें दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक ये प्रदूषण पे लिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अब हम
प्रदूषण, प्रकृति से संबंधित कुछ सूक्ति वाक्य या कुछ उस पर बात कर लेते हैं, सुविचार पे बात कर लेते हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने अनुच्छेद को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो ये प्रदूषण से या प्रकृति से संबंधित कुछ सुविचार हैं, जैसे वृक्ष धरा का आभूषण है, दूर ये करता प्रदूषण है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। बेवजह गाड़ियों को दौड़ाऊंगा नहीं, शहर के वायु प्रदूषण को बढ़ाऊंगा नहीं। फिर है जागो और जगाओ, हर एक सांस को स्वच्छ बनाओ। इसके बाद है हवा नहीं जो शुद्ध मिलेगी, कैसे फिर ये सांस चलेगी। तो ये इनका प्रयोग आप अपनी अनुच्छेद में, प्रदूषण या प्रकृति से संबंधित किसी भी अनुच्छेद में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारा अगला विषय है याद आता है विद्यालय का प्रांगण। जैसा कि मैंने विषय पहले बताया है कि किस तरह से विद्यालय में आपने अपने दिन बिताए, कैसे दोस्तों के साथ मस्ती की, पढ़ाई किस तरह से की, कैसे आपको वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं से अपनापन मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस तरह से आप प्रभावित हुए, वो सारा आप इसके अंतर्गत आएगा। तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मित्र की परख संकट में। वही जैसे कि मैंने बताया सच्ची मित्रता। तो यहाँ पर इसमें आप कृष्ण सुदामा का उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप इसमें अपने किसी मित्र का वर्णन करते हुए, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी तारीफ करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए आप इसमें लिख सकते हैं, और कैसे वो आपके दुख के समय में काम आया या आई, उसके बारे में लिख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, कृष्ण सुदामा की मित्रता का उदाहरण दे सकते हैं कि वो सच्ची मित्रता थी, क्योंकि सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है उसके आप लिख सकते हैं। और अब हम कुछ महत्वपूर्ण मित्रता से संबंधित जो है सुविचार देख लेते हैं, पंक्तियां देख लेते हैं। मैंने जिंदगी में दोस्त नहीं ढूंढे, मैंने एक दोस्त में जिंदगी ढूंढी है। हाँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में दोस्त नहीं ढूंढे, दोस्त में एक जिंदगी ढूंढी है। यानी जिंदगी में बहुत सारे दोस्तों का होना जरूरी नहीं है, एक ऐसा दोस्त जो हर संकट में, हर सुख दुख में आपका साथ दे, वही पूरी जिंदगी के लिए काफ़ी होता है। तो ये बहुत अच्छी एक कोटेशन है। बेवजह है तभी तो दोस्ती है, वजह होती तो साजिश होती। बहुत बढ़िया। दोस्ती में कभी कोई वजह नहीं होती, क्योंकि वजह अगर हुई तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर चालें चली जा रही हैं। तो दोस्ती जो होती है वो निश्चल होती है, निष्कपट होती है, वो अपने दोस्त का हमेशा ख्याल रखती है। तो इसलिए बेवजह है तभी तो दोस्ती है, वजह होती तो साजिश होती। अगर आपके पास एक सच्चा दोस्त है तो समझिए आपको आपके हिस्से से अधिक मिल गया। ये थॉमस फुलर ने लिखी है कि अगर आपके पास ज़िंदगी में एक सच्चा दोस्त है तो समझो कि आपके हिस्से से अधिक आपको मिल गया, यानी आपने जितना सोचा उससे ज़्यादा आपको मिल गया है। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। सही है बेटा, अनुभव कहता है, यानी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, जिसने अपना एक वफादार दोस्त बनाया, उसका एक्सपीरियंस ये कहता है कि रिश्तेदारों से बेहतर, आपके पास 1000 रिश्तेदार है लेकिन एक अच्छा दोस्त नहीं है जो आपकी सुन सके, तो वो सारे रिश्तेदार बेकार हैं। दूरियां लाख हों कोई फरमाइश नहीं होती, दोस्ती में दूरियों की गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल सही बच्चों, अगर आपकी दोस्ती सच्ची है तो वो चाहे दूर भी हो तो भी आपकी दोस्ती बनी रहेगी, उसमें किसी तरह की दूरियां नहीं आएंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और ये हमारे वीडियो का अंतिम पार्ट होगा, अंतिम विचार होंगे ये। कुछ रिश्ते खून के होते हैं, कुछ रिश्ते पैसे के होते हैं। जो लोग बिना रिश्ते के ही रिश्ते निभाते हैं शायद वही दोस्त कहलाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कोटेशंस हैं। और एक कबीरदास जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो हमारे मुंह पर तारीफ करे वही दोस्त है, ऐसा नहीं है। कबीरदास जी का मानना है कि जो निंदक होते हैं, यानी जो हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, पीठ पीछे हमारी तारीफ करते हैं और मुंह पर बुराई करते हैं, वह हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तो ऐसे निंदक को हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। यानी मित्र में भी उसको अपने साथ रखने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई करे, हमारी कमियां बताए, ताकि उससे क्या होगा कि हमारी कमियां हमें पता चलेंगी और हम उन्हें सुधारते चले जाएंगे। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आप इस वीडियो को बार बार देखकर अपने अनुच्छेद लेखन संबंधी सभी समस्याओं से निजात पा लेंगे। तो बच्चों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो दिल से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और
जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल हिंदी लेक्चर्स बाय डॉक्टर माधुरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के साथ ही जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और आने वाली परीक्षाओं के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।